नमस्कार, स्वागत है आपका योर स्टॉक्स में। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और मुंबई स्टूडियो से अभिषेक सत्यवर्तन भी मौजूद है और आप देख रहे हैं योर स्टॉक्स। और इस शो में हम आपके सवालों को शामिल करेंगे। अगर आपको सवाल पूछना है तो पहले तो आपको तरीका बता देते हैं इस शो में शामिल होने का। आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर हमें सवाल भेज सकते हैं, साथ ही हमें फ़ोन भी कर सकते हैं और अपने सवाल व्हाट्सएप या फिर SMS भी कर सकते हैं। हमारा सवाल जो फ़ोन लाइन है वो है 9167329108। इस पर आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप या SMS कर सकते हैं या फिर फ़ोन करके भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। और बाकी सवाल पूछने का तरीका लगातार आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होता रहेगा। कुछ ही देर में हमारे साथ एक्सपर्ट भी शामिल होंगे जो कि आपको राय देंगे। लेकिन सबसे पहले मार्केट पर एक बार नज़र डाल लेते हैं। और अब हम देख रहे हैं कि 17,700 का भी लेवल बाजार ने तोड़ दिया है। आज एक्सपायरी का भी दिन है और आज हम देख रहे हैं कि कमजोरी देखने को मिल रही है। जो शुरुआती तेजी थी वो सब गवा चुका है बाजार और अब 17,700 के नीचे फिसल चुका है। दबाव आज दिखाई दे रहा है। मेटल शेयरों से थोड़ा बहुत सपोर्ट है, लेकिन रिलायंस, ICICI बैंक और ITC जैसे स्टॉक्स ने आज बाजार में दबाव बनाने का काम किया। बैंक निफ्टी भी देखेंगे तो करीब 53 अंक नीचे इस वक्त कारोबार कर रहा है। हालांकि एडवांस डिक्लाइन रेशियो अगर देखेंगे तो आज ज्यादातर शेयर तेजी में दिखाई देंगे। तो मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में तो अच्छा एक्शन है, लेकिन इंडेक्स उसमें आज कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं। निफ्टी के टॉप गेनर्स हैं आज अपोलो हॉस्पिटल, टाटा स्टील, NTPC, एक्सिस बैंक और हिंडाल्को। वहीं गिरने वाले साइड पे अदानी ग्रुप के शेयरों में आज वापस से वीकनेस है। अदानी एंटरप्राइजेस नीचे, अदानी पोर्ट्स में कमजोरी है और इसके अलावा M&M, SBI लाइफ और रिलायंस में भी आज वीकनेस ही देखने को मिल रही है। चलिए अब एक्सपर्ट को भी शामिल करते हैं और हमारे साथ प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज से अविनाश गुरशकर और तनीषा एकेडमी के नितिलेश पावस्कर मौजूद है। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है शो पर। नितिलेश, सबसे पहले तो आपसे मार्केट पर राय लेना चाहेंगे। आज एक्सपायरी का दिन भी और इस वक्त हम देख रहे हैं कि 17,700 भी तोड़ चुका है बाजार। क्या लग रहा है आपको, आज एक्सपायरी किन स्तरों पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मैम, देखो, आज मॉर्निंग में जैसे ही मार्केट ओपन हुआ मैंने क्लाइंट्स को बोला खुलते ही बेचना है। कल भी मैंने एक ही चीज कही थी कि खुलते ही बेचना है और आपको मालूम होगा कि मैं डेफिनेटली ज्यादा कॉल सेल कॉल्स के देता हूँ और मुझे लग रहा है कि मार्केट यहाँ से थोड़ा बहुत भी रिकवर होता है 20-25 पॉइंट तो फिर से एक बिकवाली हमें देखने को मिलेगी। कल का जो एक्शन है वो मुझे लग रहा है 2 से 3 दिन में आना चाहिए। और मेरा जो इनिशियल टारगेट के निफ्टी के ऊपर वो पहला टारगेट है 17,550 से लेके 17,580। ये 2 टारगेट के लिए आप क्या कर सकते हो, शॉर्ट साइड की पोजीशंस कर सकते हो। एज ए डिस्क्लोजर मैंने क्लाइंट्स को 17,800 के आसपास फ्यूचर्स में बिकवाली की है, तो अभी इस लेवल से हम लोगों ने 100 पॉइंट्स अभी हम लोग प्रॉफिट में। तो ओवरऑल व्यू मेरा जो है वो मंदी का ही व्यू है। बैंक निफ्टी के ऊपर आप फ्रेश बिकवाली कर सकते हो। बैंक निफ्टी में हमें 41,500 ये लेवल ब्रेक होने के बाद बिकवाली करना है। 41,650 ये लेवल का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। और नीचे में अगर हम लोग टारगेट की बात करेंगे तो कम से कम मुझे आज के दिन लग रहा है या फिर कल 300 से 350 पॉइंट का एक डाउनसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। बिकवाली तभी प्लान करना है जब ये 41,500 के नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो इंडेक्स पर व्यू हो गया नितिलेश की तरफ से। अब सीधे चलेंगे अपने दर्शकों के पास, उनके सवालों को शो में करेंगे शामिल। अहमदाबाद से विजय हमारे साथ हैं। विजय, पूछिए क्या जानना है आपको? ठीक है, विजय का फ़ोन कट गया है, लेकिन विजय की क्वेरी हमारे पास आ गई है। इनके पास है अडानी एंटरप्राइजेस के 10 शेयर 2,000 रुपए के भाव पर। अब पूछ तो हम नहीं पाए कि हाल फिलहाल की खरीद है या फिर पुरानी खरीद है, लेकिन अज्यूम करके चलते हैं कि उन्होंने हाल फिलहाल ही खरीदे होंगे। और आज 1962 रुपये पर शेयर ट्रेड कर रहा है और हमने देखा है कि लोअर लेवल से तकरीबन 90-95% की रिकवरी हो चुकी है। 1,000 रुपये के आसपास गया था भाव और वहाँ से अब 2,000 के आसपास तक की जर्नी तय कर चुका है। आज फिर से अडानी ग्रुप के 4 शेयर हैं ASM में, अडानी एंटरप्राइजेज और अडानी पोर्ट समेत। आज हम इसके चलते प्रेशर भी देख रहे हैं। कल हमने तेज़ी देखी थी अडानी एंटरप्राइजेज के शेयर में। अविनाश जी, आपसे इस पर राय चाहेंगे, अडानी एंटरप्राइजेज को अब किस तरह से देखना चाहिए? क्योंकि ऑलरेडी हम एक बड़ी रिकवरी देख चुके हैं। जो नेगेटिव न्यूज़ फ्लोज थे अडानी ग्रुप को लेकर वो कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे बैक बर्नर पर चले गए हैं और स्थिरता हम देख रहे हैं अब कम से कम शेयर प्राइसेस में। अब डिप्स जो आए, क्या एवरेज करने का या फिर फ्रेश बाय करने का मौका है, या फिर अभी थोड़ी सी और आप पानी को साफ होना देना चाहेंगे, थोड़ी और क्लैरिटी चाहेंगे आप?
गुड मॉर्निंग अभिषेक। देखिए मुझे लग रहा है कि अडानी ग्रुप कंपनीज में जितनी भी बिकवाली होनी थी हिडनबर्ग रिपोर्ट के कारण वो तो ऑलरेडी हो चुकी है। अभी बाजार आगे का ग्रोथ मोमेंटम देखेगा कि इन सारी कंपनीज में ग्रोथ वापस कैसे आता है। सबसे बड़ी चुनौती इन कंपनीज को इंक्लूडिंग अडानी एंटरप्राइजेस को रहेगी कि जो फंडिंग के लिए जो कैपिटल लगता है आइदर इक्विटी या डेट, यहाँ पे अगर कोई कमतरती आती है तो ये ग्रोथ मोमेंटम कैसे मेंटेन करेंगे। तो मेरे ख्याल से देखिए इन्होंने अभी अभी शेयर को खरीदा है। इनके कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, तो इनको थोड़ा सा समय इसमें बिताना बहुत जरूरी है। अगर मेरे ख्याल से अगर इनका नजरिया 6 to 12 मंथ्स का है तो यहाँ पे ये होल्ड करे, क्योंकि आपने सही कहा कि थोड़ी बहुत अनसर्टेनिटी अभी भी है, अभी भी क्लैरिटी सारी बातों पे हुई नहीं है। तो मार्केट कम से कम 1-2 क्वार्टर्स नंबर्स के फोकस करेगा। नंबर्स अगर ठीक ठाक आते हैं तो वापस आपको एक अच्छी तेजी इन स्टॉक्स में देखने को मिलेगी। तो फिलहाल तो होल्ड करिए। मेरे ख्याल से नजरिया कम से कम 8 to 12 मंथ्स का रखना यहाँ पे जरूरी है। ओके, तो अभी फिलहाल निकलने की जल्दबाजी ना करें, होल्ड करें, और आज से थोड़ा समय आपको देना पड़ सकता है। अदानी एंटरप्राइजेस और अदानी ग्रुप के बाकी शेयरों में भी जिस तरह से गिरावट है, थोड़ा समय आपको देना पड़ेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मुंबई से जितेंद्र हमारे साथ मौजूद है। जितेंद्र जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका, पूछिए। हाँ मैडम, मेरा सवाल था डी मार्ट पे। ओके हाँ मैडम, मेरा जी, सवाल डी मार्ट पे है। मेरे पास 135 शेयर 3922 पे है, क्या करना है? और टाइड वाटर ऑयल 2088 के रेट पे 10 शेयर है। टाइड वाटर ऑयल का भाव एक बार फिर से बताएंगे? हेलो, बताएंगे किस प्राइस पे लिया है टाइड आपने? वाटर ऑयल मेरा भाव है 2088, 10 शेयर। ओके, 2088। ठीक है, चलिए दोनों स्टॉक्स पर आपको राय दिलवा देते हैं। पहले तो एवेन्यू सुपरमार्ट पर सवाल पूछ लेंगे और उसके बाद टाइड वाटर पर आपका सवाल लेंगे। डी मार्ट थोड़ा करेक्ट कर लेंगे लेवल्स। 135 शेयर्स हैं इनके पास और 3922 की बाइंग है इस स्टॉक में, और हम देख रहे हैं कि नुकसान हो रहा है इनको। एवेन्यू सुपरमार्ट में थोड़ा हाई पर ले लिया था और इस वक्त हम देख सकते हैं स्टॉक लगभग 3401 के पास कारोबार कर रहा है, तो काफी नुकसान हो रहा है इनको। और अविनाश जी आपसे सलाह लेना चाहेंगे। डीमार्ट में भी हम देख भी रहे हैं पिछले काफी समय से अंडर परफॉर्म कर रहा है। अपने हाई से तो काफी ज्यादा टूट चुका है, करीब 40-50%, और इस साल भी काफी कुछ अच्छा प्रदर्शन दिखा नहीं। नतीजे भी मार्जिन के फ्रंट पर देखेंगे तो कमजोर ही आ रहे हैं। लेकिन अब आगे के लिए क्या आउटलुक शेयर करेंगे आप? क्या गिरावट यहाँ पर थमेगी? निचले स्तरों पर एवरेज कर लेना चाहिए? मुझे लग रहा है कि देखिए डीमार्ट का नंबर तीसरे तिमाही में काफी नेगेटिव था, थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग था। ये इसलिए था क्योंकि देखिए अभी जो कंजम्पशन का ट्रेंड है उसमें डेफिनेटली थोड़ी बहुत दिक्कतें राइजिंग इन्फ्लेशन के कारण आ रही है। मैनेजमेंट ने भी कहा है कि अगर इन्फ्लेशन का ट्रेजेक्टरी ऊपर रहता है तो कहीं ना कहीं डिमांड अपैरल्स ग्रोसरी जैसे आइटम जो डीमार्ट बेचती है वहां पे दिक्कतें हो सकती है। तो हो सकता है कि आने वाले 1-2 क्वार्टर्स के लिए थोड़ा सा बिजनेस अंडर परफॉर्म करे। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म नजरिया देखें तो मुझे लग रहा है कि रिटेल के लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। मेरे ख्याल से इन्फ्लेशन जैसे ही कूल ऑफ होगा आपको वापस कंजम्पशन का ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव रुझान के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखना चाहिए। तो करीबन 6 to 12 मंथ्स का टाइम फ्रेम लेके यहाँ पे होल्ड करे। मुझे लग रहा है कि अभी फिलहाल तो इसमें कोई एवरेजिंग ना करे, लेकिन अगर थोड़ा सा और प्राइस गिर जाता है तो डेफिनेटली इसमें एक एक एवरेजिंग हम कर सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से ये मार्च के बाद के रिजल्ट्स के बाद ही करना चाहिए, जब पूरे साल का नंबर आएगा, मैनेजमेंट की कमेंट्री आएगी, और तब तक मेरे ख्याल से जिनके पास है वो होल्ड करें। ठीक है, तो अभी फिलहाल होल्ड करिए। मार्च क्वार्टर के नंबर्स आएंगे उसके बाद वापस से रिव्यू करिए स्टॉक को। फिलहाल बने रहने की राय होगी। एक सवाल इनका टाइड वाटर ऑयल पर भी है। जितेंद्र जी आप सुन पा रहे हैं हमें? थोड़ा समय बता पाएंगे कब लिया था आपने ये स्टॉक? ये करीबन पिछले साल लिया था मैंने। हाँ हाँ, सुन रहा हूँ मैडम। तो मेरे ख्याल से ये जब टूट ये रहा लास्ट होगा ईयर तब लिया आपने था मैंने, एंट्री लेनी लास्ट थी। ईयर 2088 में लिया था, जब वो ब्रेकअप होके आया था, तब स्प्लिट होके आया था। हाँ
अच्छा अच्छा, तब की आपकी बाइंग है, ठीक है। अभी तो फिर आप इस पर राय दिलवा देते हैं आपको, टाइड वाटर ऑयल पर। क्या सजेस्ट करेंगे अविनाश जी, इस कंपनी पर क्या आउटलुक है आपका? देखिए, मुझे लग रहा है कि टाइड वाटर ऑयल ये लुब्रिकेंट प्लेयर है और लुब्रिकेंट की सारी कंपनीज अगर हम दिसंबर क्वार्टर देखें तो कहीं ना कहीं इनका जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है, बेस ऑयल का जो खर्चा है वो काफ़ी सिग्निफिकेंटली बढ़ा है। और उस कारण से सारी कंपनीज, नॉट ओनली टाइड वाटर ऑयल बट कैस्ट्रॉल, गल्फ ऑयल की बात करें तो सारी कंपनीज ने मार्जिन प्रेशर दिखा है। मुझे लग रहा है कि देखिए कम से कम 1-2 क्वार्टर्स के लिए तो ये रॉ मटेरियल का प्रेशर रहेगा। और अगर इनका नज़रिया कम से कम साल भर का है तो ही यहाँ पे ये पोजीशन होल्ड करे। टाइड वाटर ऑयल में और एक दिक्कत है कि वो इलिक्विड काउंटर है, बहुत कम लिक्विडिटी इस काउंटर में है। इसलिए जो आस्क और बिड के जो प्राइसेस होते हैं वो भी काफ़ी डिफर होते हैं। तो मेरे ख्याल से इनको कम से कम 12 मंथ्स का नज़रिया लेके यहाँ पे होल्ड करना चाहिए। देखिए कंपनी तो अच्छी है, लेकिन नियर टर्म में ये जो हेडविंड्स है रॉ मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से, ये थोड़े से कंपनी के मार्जिन्स को प्रेशर में डाल सकते हैं। तो नज़रिया कम से कम 8 से 12 महीने का रखिए और तभी हो सकता है कि इनको एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिले। हाल होल्ड करने की सलाह है। अगला सवाल लेंगे, फेसबुक से आया है कमल सिंह का। इनके पास ही रेन इंडस्ट्रीज के 100 शेयर हैं 140 रुपए के भाव पर। अविनाश जी, आपसे ही राय चाहेंगे रेन इंडस्ट्रीज पर। हमने काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी देखी है और केमिकल स्टॉक्स जितने भी हैं वहाँ पर कमोबेश हमने यही स्थिति देखी है, कोई एक तरह का पैटर्न नहीं रहा है। रेन इंडस्ट्रीज अभी आप क्या सलाह देंगे इसमें? इनके भाव से हालांकि ये 20-25 रुपए के फायदे में हैं, अभी निवेशित रहें क्या? अभी और बड़ा मुनाफा होगा इनको? देखिए, मुझे लग रहा है कि इस प्राइस पे इनको कोई घबराने की बात नहीं है क्योंकि हाल ही में कंपनी के जो रिजल्ट्स आ गए थे, काफ़ी अच्छे थे। और ओवरऑल मुझे लग रहा है कि देखिए रेन इंडस्ट्रीज़ एक ग्लोबल प्लेयर है, सीपीसी इनका मेन प्रोडक्ट है जो एल्यूमीनियम सेक्टर के लिए जाता है। तो मुझे लग रहा है कि कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि आने वाले नेक्स्ट 12 टू 15 मंथ में अगर ये स्टॉक होल्ड करते हैं, तो अच्छा खासा मुनाफ़ा बन सकता है। ऊपरी लेवल से ये स्टॉक काफ़ी टूट चुका है। हालाँकि देखिए ये कमोडिटी बिज़नेस है, बट जिस प्रकार का इनका ग्लोबल कैपेसिटी है, इनकी ग्लोबल पोजीशनिंग है, मुझे लग रहा है कि होपफुली अगर एल्यूमीनियम के प्राइसेस आगे बढ़ते हैं और मेटल मार्केट में थोड़ी सी तेजी देखने को मिलती है, तो डेफिनेटली इसमें और री-रेटिंग आएगी। बट फिलहाल मुझे लग रहा है कि इनको डेफिनेटली पोजीशंस होल्ड करनी चाहिए। करंट प्राइस काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है अगर नज़रिया कम से कम 12 से 15 महीने का है। ठीक है, तो 12 से 15 महीने के लिए रेन इंडस्ट्रीज को होल्ड करने की राय। आगरा से विजय जी ने सवाल भेजा है हमें, माफ कीजिएगा, वो फोन लाइन के जरिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय जी नमस्कार, आपका सवाल पूछिए। हाँ मैडम नमस्कार। ये मैंने मैडम ग्रेविटा लिए थे 100 शेयर्स 303 में, तो मैंने 440 में 50 को भेज दिए, 50 मेरे पास हैं, तो मैं इसको होल्ड करूं? और दूसरा मैंने एजिस लॉजिस्टिक लिए थे 207 में 100, वो मेरे पास है, तो इन दोनों को मैं अभी होल्ड करूं? 207, ठीक है। ठीक है, चलिए आपको राय दिलवा देते हैं। पहले तो ग्रेविटा पर सवाल ले लेंगे। नितिलेश, क्या लग रहा है आपको? आधा तो ये स्टॉक बेच चुके हैं, इनको मुनाफा भी हो रहा होगा उसमें। अब बाकी शेयर्स और बचे हुए, लेकिन हम देख रहे हैं स्टॉक में एक तेजी तो आई थी, लेकिन अब ऊपरी स्तर से थोड़ा और नीचे भी आ रहा है स्टॉक। क्या करना चाहिए ग्रेविटा इंडिया में? देखो मोमेंटम स्टॉक का अभी भी ठीक ठाक ही चल रहा है, लेकिन इनको मैं एक ट्रेलिंग बेसिस का स्टॉप लॉस दूंगा। 450 से लेके 460 एक इंपॉर्टेंट जोन है, इसके नीचे अगर ये क्लोज कर देता है तो पोजीशंस को क्या करे, हल्के करके एक बार के लिए मुनाफा जो वो है वो पूरा का पूरा आप क्या कर लो, बुक कर लो। क्योंकि मार्केट में ऊपरी लेवल से थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर के बाद अभी ये स्टॉक एक पॉज ले रहा है 450 के आसपास। तो जब तक ये काउंटर फिर से 500 के ऊपर सस्टेन नहीं होता, तब एक फ्रेश अपसाइड मोमेंटम इसमें नहीं देखने को मिलेगा। तो 450 460 एक इंपॉर्टेंट जोन है, इसके नीचे क्लोज देता है तो एक बार इसमें से पोजीशंस हल्की कर ले। और जब 450 के आसपास आए तो एग्जिट कर लीजिए। एजिस लॉजिस्टिक्स पर भी इनका सवाल है, यहाँ पर काफी अच्छे लेवल पर इन्होंने एंट्री की, 207 पर। काफी अच्छा मुनाफा हो रहा है। पिछले 6 महीने में हम देख रहे हैं स्टॉक चला भी अच्छा है, करीब 100 अंक की बढ़त यहाँ पर देखने को मिल चुकी है। अब यहाँ पर भी मुनाफा बुक करके निकल जाए नितिलेश? एक मिनट मैम, एक बार स्टॉक का नाम फिर से रिपीट करोगे? एजिस लॉजिस्टिक्स।
देखो स्टॉक में अभी भी तेजी बनी है, पैटर्न्स भी अच्छे हैं, इनको मैं होल्ड करने की राय दूंगा। बस एक 10 रुपए नीचे का एक स्टॉप लॉस लगा लो। अगर हम लोग डेली चार्ट को ऑब्जर्व करें तो काफी बड़ा एक कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है, लेकिन 10 रुपए स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस को क्या कर लेना, मेंटेन कर लेना। और किसी कारण से ये स्टॉक कंसोलिडेट करके 370 से लेके 400 इस रेंज में कंसोलिडेट करने के बाद फिर से अगर ये 400 को क्रॉस करता है तो थोड़ा सा पोजीशन आप फिर से इसमें क्या कर सकते हो, ले सकते हो। तो अभी के लिए 10 रुपए का सिर्फ ट्रेलिंग बेसिस का स्टॉप लॉस लगा लो। ठीक है, एजिस लॉजिस्टिक्स को होल्ड करने की सलाह है। जो स्टॉप लॉस आपको सजेस्ट किया नीतिलेश ने, उसको आप फॉलो कीजिए। गुजरात से विप्लो जीत हमारे साथ हैं। विप्लो जीत नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको। जी नमस्कार जी जी, मुझे एक्चुअली जानना था कि मैंने पीडीलाइट शेयर बाय किया था 2730 पे 51 शेयर्स। 2730 जी आपने कब लिए थे शेयर ये? जी 2 महीने पहले, दिसंबर के आसपास। ठीक है, 2 महीने पहले आपने लिए थे और आपके भाव से करीब करीब 10% ये शेयर करेक्ट हुआ है। अविनाश जी, पीडीलाइट पर आपका क्या व्यू होगा, क्योंकि फंडामेंटली कोई दिक्कत है नहीं और बहुत ही सॉलिड इसके फाइनेंशियल्स भी रहे हैं। एक प्रॉब्लम शायद हो सकती है कि थोड़े से वैल्यूएशन रिच हो गए थे, थोड़े ज़्यादा हो गए थे। अभी आपकी क्या सलाह होगी पीडीलाइट को लेके? नहीं, मुझे लग रहा है कि देखिए अभिषेक, इन्होंने दिसंबर में खरीदा था। दिसंबर का जो क्वार्टर आ गया, तीसरा तिमाही, यहाँ पे बहुत ही खराब नंबर्स पिडिलाइट ने डिक्लेयर किए थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली देखिए, इस कंपनी को भी कमोडिटी के इन्फ्लेशन के कारण इनका भी डिमांड थोड़ा सा प्रोडक्ट्स का इफेक्ट हो चुका था। मैनेजमेंट की कमेंट्री भी बहुत कॉशियस थी। तो मुझे लग रहा है कि सर कहीं ना कहीं इनका अगर नजरिया लंबा है, लॉन्ग टर्म है, तो डेफिनेटली इनको कोई घबराने की बात नहीं है। बट शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि थोड़ा सा यहाँ पे री रेटिंग के लिए थोड़ा समय लगेगा। तो मेरे ख्याल से इनको होल्ड करना चाहिए। 10% फॉल बहुत जल्दी आया है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे स्टॉक थोड़ा कंसोलिडेट होगा। लेकिन हाँ, अगर नजरिया 12-15 महीने का है तो डेफिनेटली यहाँ पे अच्छा रिस्क रिवॉर्ड को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, ठीक है। तो ये रहा पिडिलाइट पर थोड़ा समय दीजिए और होल्ड करने की सलाह आपको इस स्टॉक में। अगला सवाल हमें आया है फेसबुक पर विजय जी का। इनका सवाल नेशनल फर्टिलाइजर पे है। एनएफएल 200 शेयर्स 60 रुपए के भाव पर इन्होंने लिया हुआ है और अच्छा मुनाफा हो रहा है स्टॉक में। हम देख रहे हैं पिछले एक महीने में काफ़ी अच्छी तेज़ी भी आई, करीब 23% की तेज़ी इस स्टॉक में देखने को भी मिली है। नेशनल फर्टिलाइजर पर नीतिलेश आपका क्या व्यू बन रहा है? देखो मैं यहाँ पे एक राय दूंगा कि यहाँ पे आपको मुनाफा बुक कर लेना चाहिए। स्टॉक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया के आसपास खड़ा है। 70 से लेके 72 एक इंपॉर्टेंट क्लस्टर है, तो मेरा व्यू है कि आप यहाँ पे प्रॉफिट को बुक कर लें। एनएफएल में प्रॉफिट टेकिंग की सलाह है। आगे बढ़ेंगे। अब शगुन भोपाल से हमारे साथ हैं। ठीक है, शगुन का सवाल आया है, इनका फ़ोन हमारे पास कट गया है, आया था। पारस डिफेंस के शेयर इनके पास हैं 150 रुपए के भाव पर, 575 की क्वांटिटी है। 502 रुपए के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। पारस डिफेंस हम देख रहे हैं इनके भाव से 75 रुपए ये शेयर नीचे है, लेकिन हाल फिलहाल हमने डिफेंस शेयरों में अच्छी तेजी देखी है। कल एचएएल का शेयर 52 वीक हाइज इनफैक्ट लाइफ हाई पर ट्रेड कर रहा था और अच्छा खासा मोमेंटम था। लेकिन पारस डिफेंस ये शेयर हमने देखा है 800 रुपए का को टच करने के बाद लगातार ये करेक्ट हुआ है। विनाश जी, आपकी क्या सलाह होगी? सही शेयर है अगर डिफेंस में किसी को अगर निवेश करना है तो? नहीं, देखिए मुझे लग रहा है कि पब्लिक इशू के बाद ये शेयर में बहुत लंबी तेजी हो गई थी और अभी तो शेयर काफी करेक्ट हो चुका है। मेरे ख्याल से देखिए बिजनेस तो बहुत अच्छा है इनका, काफी अच्छे ऑर्डर बुक है। लेकिन हम समझते हैं कि देखिए इस प्राइस से अगर कोई एंटर करता है तो कम से कम 1.5-2 साल का नजरिया आपको लेना है, क्योंकि वैल्यूएशंस डेफिनेटली सस्ते नहीं है, रीजनेबली एक्सपेंसिव है। तो इस लेवल से रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा लिमिटेड बैठता है अगर आपका टाइम फ्रेम छोटा है। लेकिन अगर 1.5-2 साल का नजरिया है तो आप इस काउंटर में अच्छा पैसा बना सकते हैं। ये कंपनी ज्यादातर ड्रोन टेक्नोलॉजीज में काफी वेल नोन है और जिस प्रकार से ड्रोन की पॉलिसी गवर्नमेंट ने अनाउंस की है, हमको लग रहा है कि आने वाले 1.5-2 साल में अच्छा मुनाफा बनेगा, क्योंकि ड्रोन सेक्टर में जो भी कंपनी प्रेजेंट है उसको ऑर्डर बुक और जो एग्जीक्यूशन आने वाले सालों में होगा वो काफी अच्छा होगा। तो मैं समझता हूँ होल्ड करिए, लेकिन टाइम फ्रेम थोड़ा लंबा रखिए। ठीक है। तो टाइम फ्रेम थोड़ा लंबा रखने की राय पारस डिफेंस में।
व्हाट्सएप के जरिए सवाल आया है हमें मृण्मय घोष जी का। अदानी ग्रीन है इनके पास 6 शेयर्स 844 पे लिया है, और जैसा कि अदानी ग्रुप के शेयरों का हाल हम देख भी रहे हैं, टूटा तो काफी था लेकिन अब यहाँ पर धीरे धीरे रिकवरी आई है। लगातार अदानी ग्रीन में एक अपर सर्किट ही हम देख रहे हैं। नितिलेश, क्या सजेस्ट करेंगे अदानी ग्रीन में अब आगे के लिए, क्या लेवल्स वॉच कर रहे हैं आप? देखो, मेरा व्यू क्लियर है अडानी ग्रुप के स्टॉक के ऊपर। जितना आप निकल सकते हो उतना आपके लिए अच्छा है। मैंने 2 ही स्टॉक को रेकमेंड किया था, जितना मुझे याद है कि अडानी पोर्ट जब 450 के आसपास चल रहा था तो वहां पे मैंने बाइंग का रिकमेंडेशन दिया था। कल भी मैंने बोला है कि वहां से भी एग्जिट कर लो, क्योंकि ये जब तक सर्किट टू सर्किट लगेगा तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अगर आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो या फिर उछाल में आपका एग्जिट का राय होगा, क्योंकि ये न्यूज आती रहेंगी, स्टॉक ऊपर नीचे होता रहेगा। इससे अच्छा कोई काउंटर अगर मिलता है, जैसे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन अविनाश सर देते हैं तो उनको फॉलो कर सकते हैं। तो अडानी ग्रुप से थोड़ा सा आप क्या कर लो, अभी के लिए दूर रह सकते हो, क्योंकि न्यूज आएगी वैसे ये स्टॉक के ऊपर रिएक्ट करेगा। टेक्निकली तो इसमें कुछ बता नहीं सकता हूँ मैं, तो सेल ऑन राइज का ही मेरा कंडीशन होगा। ठीक है, उछाल पर अडानी ग्रीन से निकलने की सलाह है नितिलेश की तरफ से। हैदराबाद से विशाल हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। विशाल नमस्कार, कौन सा शेयर है आपके पास? सर मेरे पास में मेरी क्वेरी 2 शेयर्स को लेके है। एक है नुवोको का, जो आईपीओ आया था, इसका मैंने 2 सेट लिए थे, 52 शेयर्स हैं इसके मेरे पास जी, 570 के रेट के ऊपर। ठीक है, दूसरा शेयर? और दूसरा शेयर वैलिएंट ऑर्गेनिक्स का है, उसके 5 ही क्वांटिटी है, पर वो 1606 के रेट पे लिया हुआ है और अभी उसका 420 का रेट चल रहा है, तो उस पर बहुत ज्यादा डाउन है। वैलिएंट ऑर्गेनिक्स 5 शेयर हैं उसके पास जी। ठीक है, चलिए नुवोको विस्टा से शुरू कर लेते हैं। अविनाश जी, हाल फिलहाल हमने देखा था कि सीमेंट वाले जो स्टॉक्स थे थोड़े वहाँ पर एक्शन आया था। हालांकि अगर हम अंबुजा एसीसी की बात करें तो वो तो न्यूज़ बेस्ड थे, अडानी वाले डेवलपमेंट्स के चलते वहाँ पर हमने वॉलेटिलिटी देखी। लेकिन बाकी जगहों पर आपको क्या लगता है, अगर नुवोको के बारे में राय अगर आपसे पूछें, क्योंकि ठीक ठाक साइज की कंपनी है, आप इसमें अभी निवेशित रहें, फायदा होगा इनको? कि सीमेंट सेक्टर में लॉन्गर टर्म में जिस प्रकार की इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट्स आ रही है, वहाँ पे सीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। और सीमेंट में फॉर्चुनेटली सीमेंट में प्राइसिंग पावर भी वापस आ रही है। काफ़ी समय के बाद रॉ मटेरियल के जो खर्चे हैं मोस्ट सीमेंट कंपनीज की, वो भी कूल ऑफ हो रहे हैं। नोवेको का मेरे ख्याल से काफ़ी टाइम पहले रिपोर्ट्स भी आई थी कि इसका टेक ओवर होने वाला था, तो उस समय भी स्टॉक थोड़ा चर्चे में था। मेरे ख्याल से देखिए, इन्होंने जिस प्राइस पे एंटर किया है, अगर इनका नजरिया 1.5-2 साल का है तो ही ये थोड़ा पैसा बना सकते हैं। मैं कहूंगा कि अगर ये चाहे तो थोड़ा एवरेज भी करे, बट डेफिनेटली टाइम फ्रेम 1.5-2 साल का रखिए, क्योंकि ये नया सीमेंट प्लेयर है। अगर आप इस कंपनी को अंबुजा सीमेंट्स, एसीसी या दूसरे दिग्गज कंपनीज के साथ कंपेयर करेंगे तो वो शायद ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे इनका कैपिटल कॉस्ट भी काफी सिग्निफिकेंटली हाई है और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इन द नियर टर्म कोई बड़ी अपसाइड आएगी ऐसा लग नहीं रहा है। लेकिन हाँ, अगर 1.5-2 साल का टाइम फ्रेम लेके ये निवेशित रहते हैं तो डेफिनेटली मुनाफा जरूर कमा सकते हैं। तो विस्टास यहाँ से कंपनी के लिए आगे ग्रोथ के मौके भी हैं, और रॉ मटेरियल के प्राइसेस जो नीचे आए हैं डेफिनेटली उसका भी फायदा इनको होगा। दूसरा जो शेयर है वो है वैलिएंट ऑर्गेनिक्स का, और जो भाव इन्होंने मेंशन किया, जो भाव बताया, उसी भाव पर शेयर ट्रेड कर रहा है। हालांकि ऊपरी स्तरों से काफ़ी ज़्यादा फैसला है शेयर ये। और अविनाश जी, वैलिएंट ऑर्गेनिक्स आपके हिसाब से इसमें क्या भी होना चाहिए? देखिए, मुझे लग रहा है कि केमिकल सेक्टर में अभी जिस प्रकार के नतीजे सारी बड़ी कंपनीज दिखा रहे हैं, जैसे कि दीपक नाइट्राइट है, नवीन फ्लोरिन है, आरती इंडस्ट्रीज है, मुझे लग रहा है कि देखिए जो बड़ी चाल थी वो तो अभी खत्म हो चुकी है। और सारे केमिकल कंपनीज को आप प्रोडक्ट बेस के हिसाब से आपको देखना है। वैलिएंट ऑर्गेनिक्स का जो प्रोडक्ट लाइन है, वहां पे हमने देखा है कि बहुत सारा प्राइस इरोजन ऑलरेडी हो चुका है, और वही चीज शेयर के प्राइस में फैक्टर इन हो चुकी है। इनका शेयर का प्राइस काफी सिग्निफिकेंटली घटा है, तो मेरे ख्याल से देखिए इनकी क्वांटिटी भी कोई बड़ी नहीं है, 5 शेयर है और ऑलमोस्ट 1600 का 400 रुपया हो चुका है। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई बड़ी अपसाइड यहाँ पे आएगी। ये मैं इनको एवरेज करने की भी राय नहीं दूंगा, क्योंकि डेफिनेटली जब शेयर इतना ज्यादा भारी गिरता है तभी एवरेजिंग का कुछ मतलब होता नहीं है। तो मेरे ख्याल से कोई दूसरा विकल्प बैंकिंग में या टिपिकली कैपिटल गुड सेक्टर में अगर ये चाहे तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। बैंकिंग में जैसे हमने आपको शो पे कहा है कि आईडीएफसी फर्स्ट काफी अच्छा लग रहा है। अगर कैपिटल गुड्स में मीडियम साइज प्लेयर है तो एक्शन कंस्ट्रक्शन नाम की कंपनी है, तो वहां पे ये कैपिटल थोड़ा सा शिफ्ट कर लीजिए, ताकि मुझे लग रहा है कि जितना भी नुकसान इनका हो गया है वो थोड़ा बहुत ये रिकवर करके एक छोटा मुनाफा एक रीजनेबल टाइम में कमा सकते हैं।
बैंक या फिर एक्शन कंस्ट्रक्शंस, इस कंपनी का नाम है, वहां पर आप अपने पैसे को शिफ्ट कर लीजिए। वैलिएंट ऑर्गेनिक्स के आप निकल सकते हैं। करते हैं हमारे खास सेगमेंट का कमोडिटी की ABCD, जहां पर विष्णु मोहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं कमोडिटी मार्केट की बारीकियों के बारे में बताने के लिए। देखिए 3 साल से भी ज़्यादा के वक्त के बाद अब एक के बाद MCX पर लगातार कई मिनी फ्यूचर्स लॉन्च हो रहे हैं। बेस मेटल्स में 3 कॉन्ट्रैक्ट के बाद क्रूड का मिनी फ्यूचर्स और अब नेचुरल गैस मिनी फ्यूचर्स भी लॉन्च MCX पर होने वाला है। 14 मार्च की तारीख भी तय कर दी गई है और अप्रैल और मई 2 कॉन्ट्रैक्ट के साथ शुरुआत यहां पर होने वाली है। अब इसकी बारीकियों को समझने की क्या कुछ होने वाला है। सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे से रात के 11:30 बजे तक यहां पर ट्रेडिंग होगी। ट्रेडिंग के लॉट साइज की अगर बात करेंगे, इसका जो कॉन्ट्रैक्ट का जो सेटलमेंट होगा, इसकी डिलीवरी नहीं होगी क्योंकि आप गैस को कहां पे डिलीवरी लेके कहां रख पाएंगे, तो कैश में इसका सेटलमेंट होगा। लॉट साइज की बात करें तो 250 का लॉट साइज होगा, यानी 250 MMBTU ट्रेडिंग यूनिट है। बेस वैल्यू प्रति MMBTU के तौर पे मापा जाता है, वो तो बेस कॉन्ट्रैक्ट में भी होता है। टिक साइज यहाँ पर 10 पैसे का है। साथ ही दूसरी अगर बारीक बातों की बात करें तो प्राइस लिमिट यहाँ पर 4% का पहला प्राइस लिमिट है, वो अगर हिट हो फिर 6% का लिमिट तय होता है, 6 के बाद 9% का आएगा। उसके बाद भी ग्लोबल मार्केट में अगर उससे ज़्यादा उतार चढ़ाव है तो प्राइस लिमिट 3% के स्टेप में आगे या फिर नीचे की तरफ जाता जाएगा। ये प्राइस लिमिट को लेकर। अब मार्जिन के नियम क्या है, मार्जिन नियम में भी समझना बहुत ज़रूरी है। मार्जिन आपको जो भी कॉन्ट्रैक्ट का साइज होगा, उस कॉन्ट्रैक्ट साइज का शुरुआती मार्जिन 10% या फिर स्पैन में जो भी ज़्यादा हो वो आपको देना पड़ेगा। इसके अलावा एक्सट्रीम लॉस मार्जिन आपके लिए 1% का होगा। साथ ही अगर मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल हो जाए तो स्पेशल मार्जिन या फिर एडिशनल मार्जिन के तौर पर भी आपको देने के लिए तैयारी रखनी पड़ेगी। उतना कॉन्ट्रैक्ट में M2M आपको चलना पड़ेगा। साथ ही अब बात कर लेते हैं कुछ और बारीक बातों की, तो इसमें आता है कि अगर कौन इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ऐसे हेजिंग के लिए इसका इस्तेमाल ऐसे ट्रेडर्स कर सकते हैं, ऐसे कारोबारी कर सकते हैं जिन्हें लगता है कि बेस कॉन्ट्रैक्ट में उनको नुकसान होने की संभावना ज़्यादा है और ऑप्शंस के जरिए अब वॉल्यूम के ट्रेड करने की बजाय वो मिनी के जरिए ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे। तो कारोबारियों के लिए, ट्रेडर्स के लिए, हेजर्स के लिए एक अच्छा विकल्प मिनी के तौर पर MCX पर उपलब्ध होने वाला है 14 मार्च से। ठीक है, नेचुरल गैस मिनी फ्यूचर्स की ABCD विश्व ने आपको बताई है और एक नया विकल्प आपके लिए कमोडिटी बाजार में ये खुलने वाला है जल्दी ही। आगे बढ़ेंगे। अब गुजरात से विवेक हमारे साथ हैं अपने सवाल के साथ। विवेक नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको। नमस्कार सर, IRCTC सर 700 पे 100 क्वांटिटी 750 की प्राइस है आपकी। 700, हाँ 700 की। 700 रुपए की, ठीक है। 700 रुपए के भाव पर 100 शेयर इनके पास हैं और आज तो हम देख रहे हैं कि शुरुआत अच्छी हुई थी लेकिन शेयर ऊपरी स्तरों पर सस्टेन नहीं कर पाया और फिसल गया। लेकिन अगर हम साल भर में देखेंगे तो ये शेयर थोड़े से संभलने की कोशिश करता है लेकिन फिर से नीचे आ जाता है और इस वक्त हम देख रहे हैं कि 615 रुपए के आसपास का भाव है। इसके चार्ट कैसे लग रहे हैं आपको नितिलेश, और क्या सलाह होगी? क्या आपको लगता है कि अब संभलने वाले फेज में ये चला गया है, अब यहां से अब ज्यादा डिस्टॉर्शन नहीं देखेंगे? देखो, काउंटर में अगर हम लोग देखेंगे तो ऊपरी लेवल से काफी बिकवाली का प्रेशर है। जब तक ये काउंटर 640 650 के ऊपर ट्रेड नहीं करेगा तो मुझे नहीं लगता कि एक बाउंस बैक देखने को मिलेगा। लेकिन होप्स की तरह 580 से लेके 570 ये जोन को देख सकते हो। यहाँ पे अगर आता है तो थोड़ा सा काउंटर आप प्ले कर सकते हो। छोटी क्वांटिटी को आप यहाँ पे ले सकते हो 10 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ। ओवरऑल जो स्ट्रक्चर लग रहा है IRCTC से वो काफी वीक है। जितना मुझे याद है मैंने 750 से क्लाइंट्स को बिकवाली की राय दी थी 600 के टारगेट के लिए, तो उसी हिसाब से स्ट्रक्चर भी अभी भी वीक ही लग रहा है। जब तक ये काउंटर 640 के ऊपर नहीं निकलता तब तक स्ट्रक्चर में थोड़ा बहुत सुधार नहीं देखने को मिलेगा। आप दो तरीके से इसमें क्या कर सकते हो, प्लान कर सकते हो। 580 के आसपास थोड़ा क्वांटिटी लेना 10 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ, या फिर 650 ये लेवल को क्रॉस करेगा तो क्वांटिटी ऐड कर लेना, तब 15 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगा देना बस। ओके, ठीक है, तो ये रहा है IRCTC पर। अगला सवाल ले लेते हैं। इंस्टाग्राम से हमें जगजीत सिंह जी ने भेजा है और इनके पास रिलायंस के शेयर्स हैं। 100 शेयर्स इन्होंने 700 पर एंट्री की हुई थी रिलायंस में
और नो डाउट शानदार गेन हो रहा है इनको इस वक्त इस स्टॉक में। लगभग 1.5 लाख से ज़्यादा का मुनाफा इन्हें इस शेयर में हो रहा है। कंपनी अच्छी है और काफ़ी अट्रैक्टिव लेवल्स पर इन्होंने एंट्री भी ले ली थी, तो इसका क्लियर गेन है। अविनाश जी, रिलायंस मुनाफा तो है ही, पार्शियल प्रॉफिट बुक करने की राय देंगे या फिर अभी भी होल्ड करें? नहीं, मुझे लग रहा है कि देखिए इनकी क्वांटिटी बहुत छोटी है, तो मैं समझता हूँ कि इनको होल्ड करना चाहिए। क्लियरली रिलायंस में जो ट्रिगर्स है वो उनके रिटेल बिजनेस और टेलीकॉम बिजनेस से रिलेटेड है। मुझे लग रहा है कि अगर इन्होंने इतना समय इस स्टॉक में निवेशित रहा है, तो मेरे ख्याल से और 1 साल 1.5 साल अगर ये रहते हैं, तो मेरे ख्याल से देखिए जियो का भी पब्लिक इशू आने वाला है, रिटेल बिजनेस का भी वैल्यू अनलॉकिंग होने वाला है, प्लस ओवरऑल बिजनेस पोटेंशियल आने वाले 1.5-2 साल में काफी स्ट्रांग लग रहा है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे होल्ड करना चाहिए। मुझे लग रहा है कि 1.5 साल में होपफुली ये 2700-2800 का भी लेवल आराम से टच कर सकता है। तो यहाँ पे कैपिटल एप्रिसिएशन तो मिलेगा ही, लेकिन जो वैल्यू अनलॉकिंग होगा उससे उनको काफी अच्छा बेनिफिट आने वाले सालों में मिल सकता है। तो कंटिन्यू टू होल्ड। थोड़ा सा स्लो मूवर स्टॉक जरूर है, लेकिन डेफिनेटली पोटेंशियल काफी स्ट्रांग है। ठीक है, फिलहाल स्लो मूवर हो गया है, काफ़ी अच्छी कमाई करा है रिलायंस ने, लेकिन एक रेंज है बड़ा वाला, उस रेंज के बीच में कहीं ना कहीं ये फंसा हुआ है और इंतज़ार हो रहा है कि उस रेंज को कब ये ब्रेकआउट देता है। और बाजार की जो स्थिति है उसमें हाल फिलहाल शायद हम उम्मीद ना करें, लेकिन आप निवेशित रहिए, इस बात में कोई शक नहीं कि एक बेहतरीन कंपनी है और अगर आप इसको होल्ड करते हैं तो लंबी अवधि में पैसे इसमें ज़रूर बनेंगे। हरियाणा चलेंगे, सतीश हमारे साथ हैं। सतीश जी नमस्कार, पूछिए क्या जाना है आपको? मैं रूट मोबाइल के बारे में जानना चाह रहा था। रूट मोबाइल 2000 के भाव पर आपके पास 20 शेयर हैं। एवरेज हमारी है 1780 रुपए की लगभग है। 1780 की एवरेज है, 1302 रुपए पर ये ट्रेड कर रहा है। काफ़ी ज़्यादा हमने इसमें गिरावट आते हुए देखी है, लेकिन हाल फिलहाल कुछ रिपोर्ट्स इसमें आई हैं जो उम्मीद जता रही हैं कि शायद फिर से ये भाव आपके उसकी तरफ बढ़ते हुए दिखाई देंगे, लेकिन अभी काफ़ी दूर हैं, 1302 पर ही है। अविनाश जी, रूट मोबाइल लंबा सफ़र तय करना होगा इनके भाव तक जाने के लिए, और आपको क्या लगते हैं कि इतनी विजिबिलिटी है शेयर प्राइस को लेकर, इतना मजबूत कारोबार है कि वहां तक पहुंच पाइए? लग रहा है कि इन्होंने स्टॉक तो काफी अच्छा चुना है, लेकिन ऊपरी लेवल पे इन्होंने बाय किया है। और पिछले साल 1.5 साल में मार्जिन्स थोड़े से प्रेशर में थे, लेकिन अभी फिलहाल जो तीसरे तिमाही का नंबर आ गया है वो काफी एनकरेजिंग है। और मुझे लग रहा है कि देखिए ये जो सेगमेंट में काम करते हैं उसको हम वैल्यू एडेड टेलीकॉम सर्विसेज बोलते हैं। इसमें तानला इनका एक कॉम्पिटिटर है। मुझे लग रहा है कि देखिए अगर नजरिया थोड़ा सा लॉन्ग टर्म है, अगर साल 1.5 साल का ये टाइम फ्रेम इसमें निवेशित रहते हैं, तो डेफिनेटली अच्छी खासी कमाई यहाँ पे हो सकती है। थोड़ा सा अगर हो सके तो एवरेज भी कर ले, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि काफी बड़ी मात्रा में कोई दूसरे टेलीकॉम कंपनीज या सॉफ्टवेयर कंपनीज इस स्पेस में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे मोरलेस इनका मार्केट शेयर काफी डोमिनेंट है, प्लस नॉट ओनली डोमेस्टिक बट इंटरनेशनल कस्टमर्स भी है। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से थोड़ा समय ज्यादा बताना बहुत जरूरी है। प्राइस इरोजन बहुत सिग्निफिकेंट छोटे समय में हो चुका है और अभी इस लेवल पे स्टॉक थोड़ा सा कंसोलिडेट होगा, लेकिन अगर आप टाइम फ्रेम लंबा रखते हैं 12 to 18 मंथ्स, तो डेफिनेटली इसमें अच्छी कमाई हो सकती है, अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है, क्योंकि बिजनेस वापस ट्रैक पे आ चुका है। ठीक है, तो फिलहाल होल्ड करने की राय आपको रूट मोबाइल में। यहाँ पर थोड़ा समय दीजिए, आपको मुनाफा होगा क्योंकि बिजनेस वापस ऑलरेडी ट्रैक पर आ चुका है। आगे बढ़ेंगे और व्हाट्सएप पर मोहम्मद साजिद जी ने सवाल भेजा है। इनका सवाल है वर्कहार्ट फार्मा पर। 40 शेयर्स 448 के भाव पर लिया हुआ स्टॉक में भी रिटेल निवेशकों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि जिस भी लेवल पर कोई एंट्री ले रहा है नुकसान ही हो रहा है। आज सपाट है ट्रेड, लेकिन हम देख रहे हैं कि एक काफ़ी प्राइस इरोशन हुआ है स्टॉक में भी, और जो इनका लेवल है वहाँ से तो काफ़ी ज़्यादा टूट चुका है ये स्टॉक। हालांकि शेयरों की संख्या ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी इनका जो प्राइस लेवल है वहाँ से भाव बहुत ही नीचे आ चुका है। नितिलेश, क्या सजेस्ट करेंगे? वर्कहार्ट में कोई उछाल दिख रहा है आपको जिसमें कि निकलने की सलाह देंगे? स्टॉक अभी जो 2020 के लोज थे वहां पे कंसोलिडेट कर रहा है, तो मैं यहाँ पे एग्जिट का तो राय नहीं दूंगा, तो इनको यहाँ पे मैं होल्ड की राय दूंगा। थोड़ा सा बाउंस अगर आता है तो वहां पे एग्जिट कर लेना, 178 या फिर 175 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाना
और ऊपर में अगर ये स्टॉक फिर से 210 रुपए के ऊपर ट्रेड करने में सक्षम रहता है तो एक थोड़ा सा बाउंस बैक देखने को मिलेगा। तब वहां पे एक बार आपको क्या करना पड़ेगा, पोजीशंस को एग्जिट करना पड़ेगा। देखो ऐसे स्टॉक्स में हमेशा एक चीज का ध्यान रखो, लॉन्ग टर्म की आप बातें कर रहे हो लेकिन स्टॉप लॉस का जरूर ध्यान रखें। आपने बहुत सारे ऐसे काउंटर, ये काउंटर में जब मार्केट में था तब 23 रुपए के आसपास भी ट्रेड कर रहा था, तो अभी 230 रुपए भी नहीं बचा है। मतलब तो उस हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, सस्ता चीज हमेशा सस्ती होती रहती है, तो स्टॉप लॉस के हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। वोकहार्ट सेल राइस की स्ट्रेटजी नीतीश की तरफ से। महाराष्ट्र से मनीष को जोड़ेंगे। मनीष नमस्कार, आपके पास कौन सा शेयर है? सुवेन लाइफ सर। सुवेन लाइफ साइंसेस। ठीक है, सुवेन लाइफ साइंसेस के 3000 शेयर हैं 72 रुपए के भाव पर। फार्मा स्टॉक्स में दिक्कत यह है कि जिन्होंने जिस लेवल पर लिया है वहां से उनको नुकसान ही हो रहा है और रिवर्सल की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन रिवर्सल थोड़ा आया भी लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पा रहा है। ये एक दिक्कत हम देख रहे हैं अक्रॉस द बोर्ड। अगर हम फार्मा की बात करें, कुछ एक स्टॉक्स को छोड़ दें, हालांकि वो भी ऊपरी स्तरों से थोड़े थोड़े हल्के ज़रूर हुए हैं। अगर हम सन फार्मा की बात कर लें या फिर डिवीज़ की बात कर लें। अविनाश जी, सुवेन लाइफ एडवेंट ने स्टेक लिया इसमें और उम्मीद की जा रही थी कि शायद फॉर्चून चेंज होंगे, लेकिन वहाँ से फिर हमने कोई ख़ास उत्साह देखा नहीं शेयर में। अभी आपकी क्या इस पर राय होगी, यहाँ से ये संभलेगा शेयर या फिर अभी और परेशान करेगा? मुझे लग रहा है कि देखिए ऊपरी लेवल से ये स्टॉक अभिषेक काफी टूटा है और एडवेंट ने डेफिनेटली इसमें पैसा जरूर डाला है। बट नॉर्मली हमने देखा है कि जब तक कंपनी में कोई अर्निंग्स रिकवरी या अर्निंग्स विजिबिलिटी नहीं आती तब तक स्टॉक में कोई बड़ी चाल आती नहीं है। और ये जो कंपनी है ये बेसिकली R&D में ज्यादातर काम करती है। तो मुझे लग रहा है कि देखिए यहाँ पे मार्केट को इंतजार रहेगा कि क्या कोई नया मॉलिक्यूल ये लॉन्च कर रहे हैं, इसका मोनेटाइजेशन हो रहा है, तो ये थोड़ा लंबा प्रोसेस हो सकता है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि निवेशक ने बड़ी क्वांटिटी खरीदी है, कम से कम 1.5-2 साल का टाइम फ्रेम रखिए, उसके बाद ही आपको इस निवेश से अच्छा खासा पैसा बनेगा। ऐसा नहीं कि कंपनी खराब है, कंपनी के लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं, लेकिन नियर टर्म में ऐसा कोई ट्रिगर नहीं है जिससे ये स्टॉक में कोई भरपूर तेजी या कोई री रेटिंग देखने को मिले। तो होल्ड करने की राय है, लेकिन टाइम फ्रेम थोड़ा लंबा रखिए। ठीक है, तो फिलहाल होल्ड करने की राय सुवेन लाइफ में। अगला सवाल हमें व्हाट्सएप पर आया है लक्ष्मीकांत जी का, लक्ष्मीकांत हरी, और नेल्को लिमिटेड इनके पास है। 10 शेयर्स 1031 पर इन्होंने लिया हुआ है नेल्को के। काफ़ी ऊपरी स्तर पर यहाँ पर खरीदारी कर ली और इनकी खरीदारी से तो स्टॉक लगभग आधा हो चुका है। अगर जनवरी से अब तक का ही YTD रिटर्न हम देख लेंगे तो स्टॉक करीब करीब 15% टूट चुका है और इनकी बाइंग भी काफ़ी हाई लेवल्स पर है। अविनाश जी, नेल्को पर क्या सजेस्ट करेंगे आप? क्या यहाँ पर कोई ट्रिगर दिख रहा है आगे तेजी के लिए? क्योंकि हमने तो 1000 के ऊपर के लेवल्स भी देखे थे, लेकिन उसके बाद से स्टॉक नीचे ही आ रहा है। क्या व्यू शेयर करेंगे इस स्टॉक पर? कंपनी ने अच्छे दिखाए थे, लेकिन जिस प्रकार से स्टॉक में तेजी देखने को मिली थी, मेरे ख्याल से प्राइस बेसिकली अर्निंग्स को मोर देन एक्सपेक्टेड या ज़्यादा पॉजिटिवली डिस्काउंट करके वो बहुत तेजी से भागा था। हालांकि देखिए इनका जो प्रोडक्ट है वो बेसिकली बहुत ही एक सोफिस्टिकेटेड प्रोडक्ट है। बैंकों के ATMs के लिए और एयरक्राफ्ट में जो वाईफाई होता है वहाँ पे इनके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज लागू होते हैं, तो वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मैं समझता हूं कि देखिए अगर इनका नजरिया एकदम शॉर्ट टर्म है तो कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिए, क्योंकि कंपनी का जो ऑर्डर बुक है प्लस जो ग्रोथ मोमेंटम है वो मेरे ख्याल से 15-20% से ज्यादा बढ़ेगा नहीं। तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में अगर ये चाहे तो थोड़ा सा एवरेज कर सकते हैं और नजरिया मीडियम टू लॉन्ग टर्म रखिए, क्योंकि देखिए ऐसे स्टॉक्स में जब ऐसी गिरावट आती है तभी वापस उसको रिकूप करने में थोड़ा समय जरूर लगता है। तो मैं समझता हूं कि यहाँ पे लॉस मत बुक करिए, अगर हो सके तो एवरेज करिए और मिनिमम 1.5-2 साल का टाइम फ्रेम लेके यहाँ पे होल्ड करिए। ठीक है, 1.5-2 साल का समय दीजिए नेल्को को आप और इसको होल्ड करिए, ये सलाह आपके लिए। SM अग्रवाल साहब का हमारे पास सवाल आया है फेसबुक के जरिए और इनके पास जोमेटो के शेयर 100 और भाव है 65 रुपए का। 65 रुपए के भाव के भी जो शेयर लिए हैं लोगों ने उनको भी नुकसान हो रहा है जोमेटो के शेयर में। हालांकि हमसे खास बातचीत की कुछ दिन पहले जोमेटो के मैनेजमेंट ने, उनका कमिटमेंट ये है कि प्रॉफिटेबिलिटी में लेकर आएंगे, कैश फ्लो पॉजिटिव करेंगे। इसके अलावा कंपनी के साइज़ को कई गुना यहाँ से बढ़ाने को लेकर उनकी सोच है। लेकिन ये सब भविष्य की बातें हैं। अगर हम इस वक्त स्थिति देखेंगे तो शेयर जो है 50-55 रुपये वाली रेंज में ट्रेड कर रहा है
और अगर हम इस साल की भी बात कर लें तो 10-15% डाउन है। अगर हम ईयर टू डेट की बात कर लें, 2 महीने के आसपास का समय बीता है। अविनाश जी, जोमेटो मतलब अगर कुछ लेना ही है तो क्यों ले जोमेटो? आखिर क्या वजह हो सकती है कोई जोमेटो अगर लेके अपने पोर्टफोलियो में रखे, क्योंकि बहुत सारे विकल्प है बाजार में ऑलरेडी। नहीं, बिल्कुल देखिए अभिषेक जी, ये जो आप बता रहे थे कि ईटी नाउ पे इंटरव्यू हो गया था, वहां पे एक बात जो उनके कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर दीपेंद्र गोयल ने कहा था, वो कह रहे थे कि अगले 10 साल में वो बहुत बड़े हो जाएंगे। तो 10 साल का जो टाइम फ्रेम है वो सही में बहुत लंबा टाइम फ्रेम है, इनके लिए बात शायद ठीक रहेगी। लेकिन जो नॉर्मल रिटेल निवेशक है वो 10 साल का टाइम फ्रेम मेरे ख्याल से कभी रखता नहीं है। उसको नियर टर्म में साल 2 साल या 3 साल का टाइम फ्रेम लेके ही काम करना पड़ता है। तो इस समय तक तो मुझे लगता नहीं कोई बड़ी अपसाइड आएगी। और सबसे बड़ी बात आपने सही कहा कि ऐसे काफी अच्छे विकल्प बाजार में अवेलेबल है जहां पे अर्निंग्स विजिबिलिटी अच्छी है, ऑर्डर बुक अच्छी है, वैल्यूएशंस भी आपके फेवर में है। यहाँ पे तो कंपनी ने अभी तक कामकाजी मुनाफा कमाया नहीं है। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि प्रॉफिटेबल ग्रोथ, एटलीस्ट बॉटम लाइन ग्रोथ आने में काफी समय लगेगा। तो मेरे ख्याल से इन्होंने 65 में लिया है, अभी भाव करीबन 55 रुपये चल रहा है। तो एक थोड़ा सा लॉस बुक करके कोई दूसरे सेक्टर में निवेश करिए, जैसे कि बैंकिंग है, ऑटो कंपोनेंट्स है। मुझे लग रहा है कि देखिए नॉर्मली रिटेल इन्वेस्टर्स जो मार्केट से रियलिस्टिकली जो काम नहीं करते, वो प्योरली मोमेंटम के साथ जाते हैं। तो मेरे ख्याल से मोमेंटम से ज्यादा आप ऐसी कंपनीज में निवेश करिए जहां पे अर्निंग्स विजिबिलिटी है। तो मैं वही दोहराऊंगा कि अच्छी कंपनियां जहां पे विजिबिलिटी है वहां पे पैसा लगाइए। जोमेटो में मुझे लग रहा है कि बिजनेस चलता रहेगा, लेकिन मुनाफा कब आएगा ये कहना बहुत मुश्किल है। तो मुनाफा कब आएगा वो तो कहना मुश्किल है, काफ़ी ज़्यादा लंबा समय देना पड़ सकता है। तो बेटर यही स्ट्रैटेजी होगी कि अभी स्टॉक से निकल जाएं और दूसरे कुछ स्टॉक्स जो हम शो के दौरान डिस्कस भी कर रहे थे उसमें आप निवेश कर सकते हैं। चलिए अब अगला सवाल ले लेंगे। और ट्विटर पर वैभव मठपाल जी ने सवाल भेजा है। 2 सवाल हैं इनके। पहला तो है एल्काइल एमाइंस पर 50 शेयर्स 2850 के लेवल्स पर इन्होंने लिया हुआ है और थोड़ा नीचे आ चुका है इनकी खरीदारी के लेवल से ये स्टॉक। नितिलेश, क्या व्यू बन रहा है आपका एल्काइल एमाइंस पर? देखो, काउंटर अभी एक बेस फॉर्मेशन में चल रहा है, 2400 से लेके 2350 इस बेस फॉर्मेशन में चल रहा है। तो अभी के लिए एक मैं उनको लेवल दूंगा। ये काउंटर अगर 2580 के ऊपर ये सस्टेन होता है तो इसमें एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। ये काउंटर को फिर से 2660 से लेके 2670 ये लेवल के आसपास लेके जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल बने रहने की राय इस स्टॉक में। दूसरा सवाल है इनका डीवीज लैब पर और डीवीज लैब के इनके पास 50 शेयर 3500 पर इन्होंने खरीदा हुआ था और यहाँ पर भी इनको नुकसान ही हो रहा है। इस वक्त 2800 के आसपास स्टॉक कारोबार कर रहा है। स्टॉक में भी हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिला हाल फिलहाल में, बट इनकी बाइंग लेवल कुछ ज़्यादा ही ऊपर की है, तो वहाँ से तो स्टॉक काफ़ी नीचे आ चुका है। और थोड़ी देर पहले हम फार्मा शेयरों के बारे में बात भी कर रहे थे, हर लेवल पर नुकसान हो रहा है कुछ चुनिंदा फार्मा स्टॉक्स में। अविनाश जी, डिवीज लैब पर क्या राय देंगे? नहीं, मुझे लग रहा है कि देखिए दिवीज लैब में एटलीस्ट आने वाले 1-2 क्वार्टर्स चैलेंजिंग रहेंगे। पिछले क्वार्टर भी काफी खराब नंबर्स आए थे, मैनेजमेंट की कमेंट्री भी थोड़ी सी कॉशियस थी। ऐसा नहीं है कि कंपनी आगे बाउंस बैक नहीं करेगी, बट कम से कम 1-2 क्वार्टर्स, मार्च क्वार्टर और जून क्वार्टर में हमको लग रहा है कि थोड़ी सी दिक्कतें रहेंगी, मार्जिन प्रेशर रहेगा। तो नजरिया कम से कम मीडियम टर्म रखिए, क्योंकि देखिए ऐसे स्टॉक्स जब डाउन टर्न में आते हैं तभी रिकवरी के लिए थोड़ा समय लगता है। अर्निंग्स रिकवरी अगर फास्ट होती है और स्ट्रॉन्ग अर्निंग ट्रेजेक्ट्री आती है तो ही स्टॉक में आपको रीरेटिंग देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे थोड़ा लंबा समय निवेशित रहना जरूरी है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में ऐसा कोई बड़ा ट्रिगर नहीं है जिससे कि कोई बड़ा रीरेटिंग स्टॉक में इमीडिएटली हो। तो लॉन्गर टर्म में पैसा बनेगा, बट शॉर्ट टर्म में थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस इस स्टॉक में आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, डिवीज लैब पर होल्ड की सलाह अविनाश जी की तरफ से। अगला सवाल लेंगे कोलकाता से सुभाष रेखा और ट्विटर पर इन्होंने अपनी क्वेरी हमसे शेयर की है और विप्रो को लेकर काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज आती हैं और आनी भी चाहिए, क्योंकि एक लंबा समय हो गया, करीब 6-8 महीने का समय बीत गया जब ये शेयर 450 से 425 वाली रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। अभी भी देखिए 391 रुपये के आसपास का भाव है। अविनाश जी, आपसे ही व्यू चाहेंगे। देखिए विप्रो को लेकर खबरें बहुत आई हैं, नेगेटिव पॉजिटिव। नेगेटिव ये है कि
फ्रेशर्स को इन्होंने जो पहले सैलरी ऑफर दिया था फिर उसको कट किया, बोला कि आप इस पे ज्वाइन कर लीजिए। 4 बिजनेस वर्टिकल इन्होंने बनाए। थीरी डेलापोर्ट ने मतलब अगर 2.5 साल के अपने टेन्योर में उन्होंने दूसरी बार ये रिस्ट्रक्चरिंग की है कंपनी में बिजनेस को लेके। लेकिन फॉर्चून चेंज होते हुए दिख नहीं रहे हैं शॉर्ट टर्म में, और ग्लोबल हेडविंड्स कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं अभी भी। जब जब खराब खबरें आती हैं, ग्लोबल सेंटिमेंट थोड़े खराब होते हैं, आईटी मेटल में हम प्रेशर देखते ही देखते हैं। विप्रो का अगर हम मान लीजिए आपसे अगर हम साल भर का भी नजरिया पूछें, अगर आपको भरोसा है कि जहां से ये टूटा था शेयर उस लेवल तक जाने की कोशिश कर सकता है, या फिर जो ट्रेंड हम 6-8 महीने से देख रहे हैं वही अभी इसमें चालू रहेगा? नहीं, देखिए मुझे लग रहा है कि विप्रो में अभी भी दिक्कतें प्रेजेंट रहेगी, और मुझे लग रहा है कि देखिए जो मार्च का क्वार्टर आने के बाद जो पूरे साल का नंबर आएगा, मैनेजमेंट की जो कमेंट्री आएगी और जो डिमांड आउटलुक का ट्रेजेक्टरी हमको पता चलेगी, उसके बाद ही एक नियर टर्म का ट्रेंड बनेगा। मेरे ख्याल से अभी तो फिलहाल मुझे नहीं लग रहा है कोई बड़ा नियर टर्म ट्रिगर है, क्योंकि अभी भी जो हेडविंड्स यूएस यूरोप में है वो काफी सिग्निफिकेंटली नेगेटिव है। अभी भी यूरोप के मार्केट को लेके काफी दिक्कतें दिख रही है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लग रहा है कि जो अंडर परफॉर्मेंस आपको विप्रो के शेयर में देखने को मिली वो थोड़ा समय के लिए जारी रहेगा। मुझे नहीं लगता है कि विप्रो में कोई वैल्यू प्रपोजिशन या कोई वैल्यू बाइंग अभी होनी चाहिए, तो थोड़ा सा इंतजार करिए। मेरे ख्याल से एक मार्च के रिजल्ट्स आने के बाद एक फ्रेश रिव्यू ले सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली इस लेवल से अभी डाउनसाइड मोरलेस कैप्ड है। ऊपरी लेवल से ये स्टॉक काफी टूटा है, तो जो निवेशक खरीदना चाहते हैं, मेरे ख्याल से मार्च नंबर जब मिड अप्रैल या अप्रैल एंड तक आएंगे तभी डेफिनेटली थोड़ी सी और सर्टेनिटी मिलेगी कि आने वाला साल कैसा है। ओके, ठीक है, तो ये राय है विप्रो पर। अगला सवाल ले लेते हैं। ये ट्विटर पर हमें रोहित राय जी ने भेजा है। इनका सवाल है यूफ्लेक्स पर। काफ़ी बड़ा पैसा भी लगा इन्होंने, 1000 शेयर्स इन्होंने 650 पर लिया हुआ था, और इनका मुनाफा तो काफ़ी कुछ वाइप आउट हो चुका है, बहुत भारी नुकसान है। निथिलेश, क्या यूफ्लेक्स में और गिरावट देख रहे हैं आप? क्योंकि इस स्टॉक कंपनी में छापेमारी की भी खबर आ रही थी, एक के बाद एक आईटी रेड की बात चल रही थी। उसके बाद हमने देखा स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। एक महीने में ही स्टॉक करीब 25% टूट गया। अभी क्या करें? काफ़ी सारे रिटेल निवेशक इसमें फंसे होंगे, क्या करना चाहिए उन्हें? देखिए, उनको एक ही राय दूंगा मैं, उछाल में थोड़ा सा आपको एक बार देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम लोग देखेंगे रिसेंट चार्ट को भी देख रहा हो, 2 दिन का मोमेंटम के बाद उसमें फॉलो बाइंग नहीं है, और ऐसा ये इंडिकेशन होता है कि फिर से ऊपर में एक डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ही देखने को मिला है। जब तक ये काउंटर 420 से लेके 425 ये रेंज के ऊपर सस्टेन नहीं होगा, तब तक आपके लिए मुश्किल हो सकता है। तो अभी के लिए जस्ट एक स्टॉप लॉस प्लेस कर लेना 360 रुपीज का, क्योंकि अभी आपसे एग्जिट तो नहीं होगा, क्योंकि आपने 650 से लिया है। तो एक लेवल आपको देखना पड़ेगा जहां पे पैनिक होके आपको एग्जिट करना पड़ेगा। किसी और अच्छे स्टॉक में आप क्या कर सकते हो, पोजीशंस बना सकते हो, तो एग्जिट का ही राय होगा। लेकिन होप्स में अगर रहना है तो 360 एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा। इसके नीचे अगर जाता है तो एक बार पोजीशंस को हल्की कर देना। पिछले दिनों ये खबरों में भी रहा था, अक्रॉस द कंट्री जितने भी इनके ऑफिसेज थे वहाँ पर छापेमारी की खबरें आई थी कुल 63 ठिकानों पर, और हमने शेयर के अच्छे खासी पिटाई होती हुई देखी थी। लेकिन 360 का लेवल बहुत ही क्रूशियल है, उसके नीचे जाए तो आप यहाँ से निकलने की कोशिश कीजिएगा। यूफ्लेक्स पर नितलेश की ये राय। आगे बढ़ेंगे। सोमनाथ चटर्जी का सवाल आया है, अगले हमारे दर्शक हैं, और व्हाट्सएप किया इन्होंने हमें जिलेट के बारे में। 53 शेयर है 1503 रुपए के भाव पर, काफ़ी आकर्षक भाव पर जिलेट इनके पास है। अविनाश जी, आपसे व्यू चाहेंगे। एमएनसी स्टॉक मजबूत कंपनी, हालांकि ऊपरी स्तरों से हमने करेक्शन भी देखे हैं, लेकिन अभी भी जो वैल्यूएशन है वो बहुत ऐसा नहीं कि आकर्षक हो गए हों। 50 की पी पर अभी भी शेयर ट्रेड कर रहा है, हालांकि कभी इतने सस्ते रहे भी नहीं इसके वैल्यूएशन। लेकिन आपका व्यू क्या होगा? इनके भाव से तो अच्छा खासा इनको प्रॉफिट हो रहा है, हालांकि 7-1 हज़ार रुपये के आसपास इसका भाव था, वहाँ से काफ़ी करेक्शन है। जिलेट अभी आपकी सलाह क्या होगी? मुझे लग रहा है कि देखिए लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स तो जिलेट के लिए काफी अच्छे हैं, लेकिन आपने सही कहा कि देखिए वैल्यूएशन कंफर्ट अभी इस प्राइस पे नहीं है, और मुझे नहीं लगता है कि फ्रेश बाइंग इस लेवल पे कोई करना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में हमने देखा है कि जो बिजनेस ग्रोथ है वो काफी मॉडरेट हो चुका है। एक समय था जब इनकी पूरी मोनोपोली थी, लेकिन अभी इंडियन मार्केट में हमको लग रहा है कि जिस प्रकार का ग्रोथ जिलेट दिखा रहा है, हमको लग रहा है कि अगर नजरिया 1.5-2 साल का है तो ही यहाँ पे निवेशित रही है। शॉर्ट टर्म में नहीं लगता है
कि ये वैल्यूएशन से कोई बड़ी री-रेटिंग स्टॉक में मिलेगी। मेरे ख्याल से देखिए इन्होंने बहुत निचले लेवल पे स्टॉक खरीदा है, तो कम से कम 20% मुनाफा वसूल करके वो पैसा और किधर वो लगाते हैं, तो डेफिनेटली रिस्क रिवॉर्ड अच्छा होगा। और दूसरी बात, जो कैपिटल उन्होंने इस कंपनी में डाला है, वो भी रिकवर हो जाएगा। तो उसका मतलब जो बैलेंस क्वांटिटी शेयर्स इनके रहेंगे, वो पूरी तरह से मुफ्त हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल से ऐसी स्ट्रेटेजी इन्वेस्टर को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि नियर टर्म में तो कोई बड़ी अपसाइड आएगी ऐसा लगता नहीं है। हालांकि 2-3 साल में डेफिनेटली एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है। ठीक है, छोटी अवधि में बहुत उम्मीदें से लगा के ना चलें। आपको प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट अगर और आपको चाहिए तो 2-3 साल का समय कम से कम इसमें देना होगा। जिलेट में कंपनी अच्छी है, बढ़िया है, सॉलिड है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए, अब समय हो गया है शो को यहाँ पर समाप्त करने का। अविनाश जी और नीतिलेश जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया समय देने के लिए और हमारे तमाम दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए और मार्केट पर भी अपना व्यू हमसे शेयर करने के लिए।